तो दोस्तों हमारी एनिमे इंडस्ट्री अनफॉरगेटेबल मोमेंट से भरी पड़ी है। सीन्स जो कि इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पूरा का पूरा मीडियम ही रीडिफाइन कर दिया। ये वो मोमेंट्स थे जो कि सिर्फ एपिसोड ही नहीं थे, बल्कि ये वो मोमेंट्स थे जिन्होंने पूरे के पूरे एनिमे इंडस्ट्री का कोर्स ही बदल दिया। एंड वो सीन्स सिर्फ एक्शन के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि उनकी स्टोरी टेलिंग, उनके इमोशंस एंड उनके इम्पैक्ट के लिए जाने जाते हैं। इनकी वजह से ही शोनन एनिमे इवॉल्व हुआ और हमारे एनिमे वॉचर्स को एक एनिमे देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया। लेकिन वो कौन से मोमेंट्स थे जो कि पूरे एनिमे लैंडस्केप को ही बदलने में कामयाब हुए? चलो देखते हैं उन लेजेंडरी सीन्स को जिन्होंने न सिर्फ एनिमे फैंस को शॉक किया, बल्कि पूरे एनिमे इंडस्ट्री पर अपना हमेशा के लिए असर छोड़ दिया। तो चले इनमें पहले बात करते हैं हम वन पीस के व्हाइट बियर्ड की। मरीनफोर्ड वॉर आर्क, ये वो सिर्फ एक मामूली से आर्क नहीं था, ये वो आर्क था जिन्होंने की सारी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी। वन पीस हमेशा के लिए बड़े ग्रैंड एडवेंचर के लिए जाना जाता था, लेकिन मरीनफोर्ड एक अलग ही था। ये एक प्रॉपर वॉर था और इस वॉर के बीच में था एक आदमी, व्हाइट बियर्ड। एक ऐसी दुनिया जहां पर हर एक कोई अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है, वहां पर व्हाइट बियर्ड एक लीजेंड था। व्हाइट बियर्ड का सपना कोई पावर या वेल्थ के बारे में नहीं था, बल्कि फैमिली के बारे में था। वो एक ऐसा अकेला आदमी था जिसको कि अपने लक्ष्य के बारे में पूछने पर उसने कहा था कि उसको अपनी फैमिली ही सबसे ज्यादा प्रिय है। I want a family. पूरे नेवी और मरीन्स ने मिलकर उस पर हमला किया, तब भी व्हाइट बियर्ड बिना घुटने टेके खड़ा रहा। 267 घाव, अनगिनत गोलियां, अनगिनत तोफ के गोले, फिर भी व्हाइट बियर्ड खड़ा रहा जैसे कोई मृत्युंजय योद्धा। एंड जब उसने अपनी आखिरी सांस ली, तब उसने वो सच दुनिया को आखिर बता ही दिया। ये सिर्फ कैरेक्टर की ही मौत नहीं थी, बल्कि एनिमे इंडस्ट्री में शोनेन स्टोरी टेलिंग को लेकर ये एक रीडेफिनेशन थी। तो चलिए अब बात करते हैं गोकू के बारे में। आज जो हम ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रॉप हर जगह देखते हैं, उसकी शुरुआत सिर्फ एक सीन से शुरू हुई थी, गोकू का सुपर सैयन बनना। गोकू का सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक पावर अप नहीं था, बल्कि वो एक इमोशनल एक्सप्लोजन था। क्रिलिन की दर्दनाक मौत, फ्रीजा का एरोगेंस और गोकू का बॉइलिंग रेज उस एक मोमेंट में फूट पड़ा। फ्रीजा हमेशा से एक अनमैच विलन था, उसने पूरे के पूरे प्लेनेट वेजेटा को ही नष्ट कर दिया था। लेकिन जब उसने क्रिलिन को मार दिया, तब गोकू ने पहली बार अपनी इंसानियत खो दी और पूरे के पूरे रेज में वो ट्रांसफॉर्म हो गया। वो गोल्डन हेयर्स, वो इंटेंस ऑरा और सबसे बड़ी बात, वो अनस्टॉपेबल पावर। उस समय तक शोनेन एनिमेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस अकेले एक सीन ने पूरे के पूरे एनिमे इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन, पावर स्केलिंग और लिमिट ब्रेक का कंसेप्ट यही से शुरू हुआ था। ये सिर्फ गोकू का पावर अप ही नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे एक जनरेशन के एनिमे प्रोटोगोनिस्ट के लिए ये एक इंस्पिरेशन बन गया। अब इसके बाद बात करते हैं नारुतो वर्सेस पेन वाली फाइट के बारे में। पेन का कोनोहा पर हमला बहुत ही भयंकर था, एक ही झटके में पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। पेन वर्सेस नारुतो ये एक ऐसी फाइट थी जो कि सिर्फ स्ट्रेंथ की ही नहीं थी, बल्कि आइडियोलॉजी की भी थी। पेन की फिलोसॉफी सिंपल थी, दर्द ही दुनिया का असली सच है। उसने कोनोहा को तबाह कर दिया, मासुको को मार डाला और नारुतो को तो पूरी की पूरी तरह से हिला दिया। लेकिन नारुतो के पास सिर्फ अब ताकत ही नहीं थी, बल्कि उसके पास उसका जवाब भी था। पेन का कहना यह था कि लोग हमेशा बदला लेंगे ही और नारुतो भी एक दिन नफरत में ही डूब जाएगा। शुरुआत में तो नारुतो के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। I have nothing to say to you. पर बाद में जाकर नारुतो ने उसको समझा और पेन को माफ भी कर दिया। नारुतो का कहना था कि उम्मीद और समझ से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। उसने पेन को ये यकीन दिला दिया कि वो नफरत के इस चक्र को तोड़ डालेगा। पेन नारुतो की इस सोच से प्रभावित हुआ और रीने रिबर्थ की टेक्निक से मरे हुए लोगों को भी वापस जिंदा कर दिया। इससे पहले ये होता था कि हीरो होते थे वो स्ट्रेंथ का यूज करके ही जीतते थे, मतलब कि बहुत मार धाड़ करके ही जीतते थे। लेकिन नारुतो ने ये दिखा दिया कि सच्ची जीत सिर्फ सोच से ही हो सकती है। अब बात करते हैं डेथ नोट के बारे में। डेथ नोट एक माइंड गेम था। येल और लाइट के बीच साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा था, पर फिर बाद में जाकर एक ऐसा ट्विस्ट आया जो कि किसी ने भी सोचा नहीं था। येल जो कि हमेशा एक स्टेप आगे रहता था, वो आखिरकार हार गया। येल को पता था कि लाइट ही कीड़ा है, पर उसे वो कभी भी प्रूव नहीं कर पाया। इस सीन में कोई लाउड एक्शन या फ्लैशी सीन्स नहीं थे, बस एक धीमा इमोशनल मोमेंट था। येल ने अपने हार को एक्सेप्ट कर लिया था और उसे पता
था कि उसकी मौत अब बहुत ही नजदीक है। लाइट की फेक सिंपैथी, यल का वो बारिश में खड़े रहना और फिर अपनी सांस छोड़ देना, ये सारी चीजें बहुत ही बोन चिलिंग थी। एनिमे में पहली बार सिर्फ हीरो ही जीतता था, लेकिन डेथ नोट ने कुछ और कर दिखाया, विलन जीत गया। एनिमे इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा एक प्रोटोगोनिस्ट निकल के आ गया था जो कि पूरी तरह से विलन था। अब इसके बाद बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन के बारे में। सालों तक हमारा एरन बहुत ही रेकलेस हीरो जैसा लगा, पर ये मोमेंट अलग था। अटैक ऑन टाइटन में हर समय फ्रीडम की ही बात होती रहती थी, लेकिन इस सीन में एरन ने दिखा दिया कि फ्रीडम की कीमत क्या होती है। जब मार्ले के लोगों ने पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ ही उसको एक विलन की तरह देखा, तब एरन चुप नहीं रहा और उसने सीधा का सीधा वॉर डिक्लेयर कर दिया। एंड ये सिर्फ लड़ाई का ऐलान ही नहीं था, बल्कि पूरे एनिमे इंडस्ट्री में स्टोरी टेलिंग को एक दिशा देने वाला मोमेंट था। इससे पहले हीरोज हमेशा मोरल होते थे, लेकिन एरन ने उन सारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया। वो एक हीरो था या विलन, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। और आज भी फैंस इसी सोच में पड़े रहते कि एरन एक्चुअली में हीरो है या विलन। ये सीन सिर्फ हाइप के लिए ही नहीं थे, ये वो सीन्स थे जिन्होंने की एनिमे इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया। ये प्रूफ है कि स्टोरी टेलिंग सिर्फ प्लॉट लाइन ही नहीं होती, ये इमोशंस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इम्पैक्ट का कॉम्बिनेशन होती है। इन्होंने ये दिखा दिया कि शोनन एनिमे सिर्फ ब्राइट और हैप्पी स्टोरीज ही नहीं होते, वो इंटेंस, डार्क और ट्रेजिक भी हो सकते हैं। इन सीन्स ने ये बता दिया कि एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि ये आर्ट भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इन सीन्स के बारे में? अगर आपको लगता है कि दूसरे भी और बहुत ही सारे इम्पैक्टफुल सीन्स थे, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसी ही दूसरी सारी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।